हेलो नॉर्सेट एस्पिरेंट दिस साइड तान्या एंड आज हम कुछ अपने एमसीक्यूज करेंगे हाई यील्ड एमसीक्यूज। ठीक है, तो चलो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कि कार्बिडोपा लीवोडोपा इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर अ क्लाइंट विथ पार्किंसंस डिजीज। ओके, सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ कार्बिडोपा इन मेडिकेशन एडमिनिस्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे कि एक कार्बिडोपा लीवोडोपा प्रेस्क्राइब किया गया है क्लाइंट जिसको क्या है पार्किंसन डिजीज है। ठीक है, सो पार्किंसन डिजीज क्या है, इट इज अ न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर। ठीक है, तो न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर है जहां पे क्या होता है देयर इज लैक और डेफिशिएंसी ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स। ठीक है, तो हमारे डोपामिन कौन से न्यूरो डोपामिन की डेफिशिएंसी हो रही है और ये डोपामिन कहाँ से रिलीज होता है, ये रिलीज होता है फ्रॉम द सब्सटेंशिया नाइग्रा। एंड सब्सटेंशिया नाइग्रा क्या है, दिस इज अ पार्ट ऑफ बेसल गैंग्लिया। ठीक है, तो पार्किंसन डिजीज इज अ न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर where there is lack or deficiency of dopamine. Okay, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स एंड हेंस डोपामिन की क्या होगी डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, तो अब सबको पता होगा कि इस केस में हम क्या करते हैं, एक मेडिसिन देते हैं। कौन सी मेडिसिन होती है, दैट इज सिंडोपा प्लस। ठीक है, तो सिंडोपा कौन सी होती है हमारी, कार्बिडोपा प्लस लीवोडोपा। कभी भी आपने ऐसे नहीं सुना होगा कि हम लीवोडोपा अलोन दे रहे हैं। ठीक है, सो वी नेवर गिव लीवोडोपा अलोन। अब देखो, ये जो हम अपना कार्बिडोपा लीवोडोपा दे रहे हैं, ठीक है, तो उसमें पूछा है कि पर्पस क्या है कार्बिडोपा का। ठीक है, तो वी हैव टू टेल कि यहाँ पे पर्पस क्या है कार्बिडोपा का। ठीक है, मेडिसिन जो हम एडमिनिस्टर्ड कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसके एक्शन को समझते हैं। देखो, हम क्या कर सकते हैं, अपना डोपामिन भी डायरेक्टली दे सकते हैं, है ना, वी कैन गिव डोपामिन डायरेक्टली, बट हम ऐसा कर नहीं रहे, हम डोपामिन डायरेक्टली नहीं दे रहे, हम क्या दे रहे हैं, डोपामिन का प्रिकर्सर दे रहे हैं। एंड व्हाट इज द प्रिकर्सर ऑफ डोपामिन, वो होता है हमारा लीवोडोपा। ठीक है, अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा डोपामिन है इट डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, तो जो डोपामिन है वो क्या करता है, वो क्रॉस नहीं कर पाता ब्लड ब्रेन बैरियर। बट अगर हम उसका प्रिकर्सर देते हैं, ठीक है, प्रिकर्सर क्या है, लीवोडोपा, तो ये क्या कर सकता है, इट कैन इजिली क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, तो एक पहला पॉइंट ये याद रखना है। नाउ जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपना टायरोसिन। ठीक है, तो देखो बच्चों, क्या होता है, हमारे पास है टायरोसिन। ठीक है, अब टायरोसिन के ऐसे कौन से फूड सोर्सेज है जहाँ से हमें टायरोसिन मिलता है, जैसे चिकन है, आलमंड्स है, नट्स हैं, ठीक है, फिश है, तो यहाँ से हमें टायरोसिन मिलता है। नाउ दिस टायरोसिन गेट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआईटी एंड इट एंटर्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, फिर ब्लड स्ट्रीम से जाके ये कहाँ पे जाता है हमारा, ये जो टायरोसिन है ये बनाता है हमारा डोपा। ठीक है, और फिर ये जो डोपा है इससे बनता है हमारा डोपामिन। ठीक है, तो डोपामिन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर लाइक अदर न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये जो डोपामिन है ये क्या होता है, इसका भी वेसाइकल होता है जहाँ पे ये स्टोर होता है। ठीक है, देन वी हैव पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, इस पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में हमारे पास डोपामिन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, डोपामिन रिसेप्टर्स है, और डोपामिन रिसेप्टर्स में भी वी हैव D1 एंड D2 रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, D1 एंड D2। तो जो डोपामिन है वो डोपामिन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होता है। ठीक है, और क्या करता है, इसका जो नेट इफेक्ट है, देखो जो D1 है ये हमारा एक्साइटेटरी होता है। ठीक है, एंड जो D2 है वो हमारा इनहिबिटरी होता है। तो इसका जो नेट इफेक्ट है वो क्या आता है, इनहिबिटरी आता है, इनहिबिटरी एक्शन आता है। ठीक है, तो एक तो चीज ये याद रखनी है। अब हम आ गए अपना लीवोडोपा और कार्बिडोपा पे। ठीक है, तो अब आपको ये याद रखना है, सपोज दिस इज ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, तो ये क्या है, एक ब्लड वेसल है, ब्लड स्ट्रीम है, हमने पेशेंट को दे दिया सिंडोपा। ठीक है, जब हमने सपोज अभी हमने दिया पेशेंट को लीवोडोपा। ठीक है, और हमारे जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है DDC। ठीक है, तो ये कौन सा एंजाइम है, डोपा डी कार्बोक्सिलेज। ठीक है, सो दिस इज डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम विच इज प्रेजेंट पेरिफेरली। ठीक है, सेंट्रल में भी प्रेजेंट होता है, तो डोपा जो हमारा डोपामिन में कन्वर्ट हो रहा है इसके लिए भी हमारा डोपा डी कार्बोक्सिलेज हमें चाहिए होता है। ठीक है, अब ये जो क्या है, मतलब कि पेरिफेरली एंजाइम प्रेजेंट है एज वेल एज सेंट्रली भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब हम क्या देंगे, अपना लीवोडोपा देते हैं, ये लीवोडोपा का क्या होता है ना कि 98 to 99% ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में मेटाबोलाइज्ड हो जाता है,
और क्या बना देता है, डोपामिन बना देता है। ठीक है, विच मीन्स कि जहाँ पे हमें चाहिए वहां पे सिर्फ 1 to 2% जा रहा है। देखो पार्किंसन डिजीज में क्या है, हमें डोपामिन चाहिए। क्यों? क्योंकि पार्किंसन डिजीज में जो हमारा डोपामिन है उसका लेवल कम है एंड जो ACH है उसका लेवल क्या है, बढ़ा हुआ है। सो देयर इज इम्बैलेंस बिटवीन दी एसिटाइलकोलिन एंड डोपामिन। ठीक है, इसलिए पार्किंसन डिजीज में हमें ब्रेडिकाइनेसिया देखने को मिलता है। और क्या फीचर्स होते हैं, रेस्टिंग ट्रेमर्स होते हैं। ठीक है, फेस लाइक एक्सप्रेशंस होते हैं। तो ये सारे फीचर्स हमें अपने पार्किंसन डिजीज में देखने को मिलता है। तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि भाई ये जो लीवोडोपा है ये क्या हो रहा है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में ही पूरा मेटाबोलाइज होकर डोपामिन बना रहा है। ठीक है, और सेंट्रली तो ये एक्ट कर ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि सिर्फ 1 to 2% बच रहा है और हमें थेराप्यूटिक इफेक्ट तो चाहिए। तो इसीलिए हम बच्चों क्या करते हैं, हम लीवोडोपा के साथ हमेशा कार्बिडोपा देते हैं। ठीक है, क्योंकि अब हमें कोई एक ऐसा ड्रग चाहिए जो इस DDC को क्या कर दे, इनहिबिट कर दे, मतलब इसके एक्शन को इनहिबिट कर दे। जब एक्शन इनहिबिट हो जाएगा तो अब जितना भी जो लीवोडोपा है वो क्या जाएगा, हमारा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में जाएगा। ठीक है, तो हमने ये टैबलेट दी, ये जो लीवोडोपा है इसी तरीके से क्या करेगा, पहले डोपा में जाए कन्वर्ट होगा, फिर DDC के थ्रू डोपामिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो याद रखना है, ये जो कार्बिडोपा है ये पेरिफेरल DDC को इनहिबिट करेगा, ना कि सेंट्रल DDC को। ठीक है, वहां पे तो हमें चाहिए। अब देखो ये जो डोपामिन है ना, जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में लीवोडोपा से डोपामिन बन रहा है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, है ना। अगर हमारे पास इतना सारा डोपा पेरिफेरल प्रेजेंट होगा तो इसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, देखो एक तो होता है इसका हार्ट पे। ठीक है, हार्ट पे जाके ये क्या करता है, टेकीकार्डिया कॉज करेगा। ठीक है, टेकीकार्डिया के साथ इट विल कॉज अरिथमियाज। ओके, अरिथमिया कॉज करेगा। देन दूसरा क्या हो सकता है कि ये ब्लड वेसल्स पे जाएगा और वेजोडाइलेशन करेगा। इसलिए पार्किंसन डिजीज वाले पेशेंट में हमें क्या होता है, पोस्चुरल हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। ठीक है, देयर इज पोस्चुरल हाइपोटेंशन। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, हार्ट पे जाएगा, टेकीकार्डिया अरिथमिया कॉज करेगा, ब्लड वेसल्स पे एक्ट करेगा तो ब्लड वेसल्स को वेजोडाइलेटेशन कर देगा एंड हाइपोटेंशन करेगा। ठीक है, एंड थर्ड आपको याद रखना है कि ये वॉमिटिंग सेंटर पे एक्ट करके नॉजिया एंड वॉमिटिंग करवाता है। ठीक है, सो इट एक्ट्स ऑन द वॉमिटिंग सेंटर एंड कॉजेज नॉजिया एंड वॉमिटिंग। ठीक है, तो आई थिंक अब इसके ऑप्शन समझ आ गए होंगे कि इट प्रिवेंट्स ब्रेकडाउन ऑफ डोपामिन, कि ये डोपामिन के ब्रेकडाउन को प्रिवेंट कर रहा है, नहीं। फिर दूसरा क्या है, इट इनहिबिट्स डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पेरिफेरल डोपा। यस, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि ब्लड स्ट्रीम में ये क्या कर रहा है, जो DDC है उसको इनहिबिट कर रहा है, तो ये डीकार्बोक्सिलेशन को प्रिवेंट कर रहा है ऑफ पेरिफेरल लीवोडोपा, सो दैट जो हमारा लीवोडोपा है वो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में जाके डोपा एंड देन डोपामिन में कन्वर्ट हो जाए। इट इज रिड्यूसिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ लीवोडोपा, नो। ठीक है, इट इंक्रीजेस डोपामिन प्रोडक्शन इन ब्रेन, डोपामिन प्रोडक्शन को भी नहीं बढ़ा रहा, तो गलत है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 2, दैट इट इनहिबिट्स डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पेरिफेरल लीवोडोपा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलेंड्रोनेट इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर अ क्लाइंट विथ ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है, तो हमने एक एलेंड्रोनेट जो मेडिसिन है वो प्रिस्क्राइब की है फॉर अ क्लाइंट जिसको ओस्टियोपोरोसिस है। सो व्हाट इज ओस्टियोपोरोसिस, इट इज अ कंडीशन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय बोन डीमिनरलाइजेशन, है ना। सबने आई थिंक पढ़ लिया होगा अभी तक, जहाँ पे क्या होता है, जो हमारे बोन सॉल्ट्स हैं लाइक कैल्शियम, फॉस्फोरस, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। तो देयर इज बोन डीमिनरलाइजेशन मेकिंग द बोन ससेप्टेबल एट रिस्क फॉर फ्रैक्चर्स। ठीक है, जिससे क्या होगा, बोन फ्रेजिलिटी इंक्रीज होगी एंड रिस्क ऑफ फ्रैक्चर इंक्रीज हो जाएगा। एंड नर्स इज प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शंस ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं कि एलेंड्रोनेट कैसे देना है इसके लिए इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। सो विच इंस्ट्रक्शन वुड द नर्स प्रोवाइड। ठीक है, तो कौन सी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगी एलेंड्रोनेट को लेके। सबसे पहला है कि टेक मेडिकेशन एट बेड टाइम, कि इस मेडिसिन को बेड टाइम लेना है। सेकेंड, टेक मेडिकेशन अर्ली इन मॉर्निंग विद ब्रेकफास्ट, कि ब्रेकफास्ट के साथ लेना है। थर्ड, लाई डाउन फॉर 30 मिनट्स आफ्टर टेकिंग द मेडिकेशन, कि जैसे आपने मेडिसिन ली आपको लाई डाउन करना है फॉर 30 मिनट्स के लिए। देन टेक मेडिकेशन विथ फुल ग्लास ऑफ वाटर आफ्टर राइजिंग इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा, देखो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि एक हमारे पास क्लास ऑफ ड्रग होती है जिसको हम कहते हैं बिसफॉस्फोनेट्स। ठीक है, तो कौन सी होती है बच्चों, बिसफॉस्फोनेट्स। ठीक है, तो बिसफॉस्फोनेट ये क्या करती है, इट इनहिबिट्स ओस्टियोक्लास्ट मेडिएटेड बोन रिजॉर्प्शन। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, इट इनहिबिट्स ओस्टियोक्लास्ट मेडिएटेड
बोन रिजॉर्प्शन, ठीक है, तो जो भी हमारा बोन रिजॉर्प्शन हो रहा है, सॉरी, बोन रिजॉर्प्शन, देखो ओस्टियोक्लास्ट क्या करता है, बोन रिजॉर्प्शन कर रहा है, तो जो बिसफॉस्फोनेट है, बिसफॉस्फोनेट क्या कर रहा है, उसको इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो इससे क्या होगा कि जो हमारा बोन डीमिनरलाइजेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमारा बिसफॉस्फोनेट्स है, इसमें जैसे एग्जाम्पल होते हैं हमारा इबैंड्रोनेट या आइबैंड्रोनेट, ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे। देन कम्स आर जोल्ड्रोनिक एसिड होता है, ठीक है। फिर होता है जो अभी हमने पढ़ा है एलेंड्रोनेट, सो दीज आर ऑल बिसफॉस्फोनेट, ठीक है, राइस्ट्रोनेट। तो ये सारे क्या हैं, हमारे बिसफॉस्फोनेट्स हैं। देखो जब भी हम ये मेडिसिन बताते हैं बिसफॉस्फोनेट्स, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नर्स कि इस मेडिसिन को लेके कैसे इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो पेशेंट है उसको बोलना है कि टू टेक दिस मेडिसिन विद फुल ग्लास ऑफ वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसको बोलना है कि इस मेडिसिन को फुल ग्लास ऑफ वाटर से लेना है, ठीक है, आफ्टर राइजिंग, ठीक है। तो इन मॉर्निंग, मॉर्निंग में क्या करना है, इस मेडिसिन को लेना है विथ फुल ग्लास ऑफ वाटर, एम्प्टी स्टमक लेना है, ठीक है। एंड सेकंड क्या बोलोगे आप कि आफ्टर टेकिंग द मेडिकेशन कीप इन अपराइट पोजीशन, वेदर स्टैंडिंग और सिटिंग पोजीशन, वट एवर इट इज, यू विल इंस्ट्रक्ट कि आपको अपराइट पोजीशन मेंटेन करनी है फॉर एटलीस्ट कितना, 30 मिनट्स के लिए, ठीक है। तो कितने मिनट्स के लिए, 30 मिनट्स के लिए एटलीस्ट अपराइट पोजीशन को मेंटेन करना है, लाई डाउन नहीं करना है, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें अपने इबैंड्रोनेट की, तो इसमें एटलीस्ट 60 मिनट्स के लिए करना है ये, कि आपको अपराइट पोजीशन मेंटेन करनी है फॉर 60 मिनट्स, और कुछ भी इंजेस्ट नहीं करना ड्यूरिंग दैट 60 मिनट्स। बाकी ये जो हमारे ड्रग्स है इनके लिए 30 मिनट्स इज इनफ, ठीक है। तो एक अपराइट पोजीशन मेंटेन करनी है वाइल टेकिंग दीज ड्रग्स फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स, एंड पोस्टपोन इंजेक्शन, ठीक है। तो कुछ भी नहीं खाना उसमें, तो क्या करना है, इंजेस्ट नहीं करना है कुछ भी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि टेक मेडिकेशन विथ फुल ग्लास ऑफ वाटर आफ्टर राइजिंग इन मॉर्निंग, ठीक है। कभी भी लाई डाउन नहीं करना है, ब्रेकफास्ट के साथ नहीं लेना, और कभी भी बेड टाइम नहीं लेना है, ठीक है। तो आफ्टर राइजिंग इन मॉर्निंग विथ फुल ग्लास ऑफ वाटर लेना है, ठीक है। Now comes during suction and evacuation, okay. So during suction and evacuation, if perforation occurs, then what is the first priority? देखो हम क्या करते हैं, अपना suction and evacuation करते हैं in order to remove the product of conception, ठीक है। तो अगर मान लो गलती से क्या हो गया है, परफोरेशन हो गया है, ठीक है। तो उस केस में क्या करना है, पहला है कि डू नॉट रिमूव द कैन्युला, कि कैन्युला को निकालना नहीं है, रिससिटेट करना है पेशेंट को, स्टॉप द प्रोसीजर या फिर कंटिन्यू विद द प्रोसीजर, ठीक है। तो सपोज अगर हम इस डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक सक्शन इवैक्यूएशन का प्रोसीजर कर रहे हैं, जहां पे हमने ये जो कैन्युला है, सपोज दिस इज कारमान्स कैन्युला, इसकी पूरी लेक्चर मैंने ले रखा है, सक्शन इवैक्यूएशन, ठीक है, जो भी हमारे मेथड्स होते हैं मेडिकल एज वेल एज सर्जिकल, जिसको कुछ भी डाउट है तो उस वीडियो को देख सकता है, ठीक है। सो सपोज दिस इज कारमान्स कैन्युला एंड वी आर डूइंग अ प्रोसीजर ऑफ सक्शन एंड इवैक्यूएशन, ठीक है। सो ड्यूरिंग द सक्शन एंड इवैक्यूएशन वी परफोरेट द यूट्रस, ठीक है। सो ड्यूरिंग द सक्शन एंड इवैक्यूएशन जो कैन्युला है उसके थ्रू हमने क्या कर दिया, जो यूट्रस है उसको परफोरेट कर दिया, सी। तो नाउ दिस जो कैन्युला है, टिप है कैन्युला का, वो कहाँ पे आ गया, अपना पेरिटोनियल कैविटी में आ गया है, ठीक है। नाउ यू कैन सी अब यहाँ पे हमारा इंटेस्टाइन्स है, ठीक है। तो ये जो कैन्युला है, क्योंकि प्रेशर इज ऑन, तो ये जो कैन्युला है वो क्या करेगा, अपने साथ सक कर लेगा, गट लाइनिंग को सक कर सकता है ना, और जो भी इंटेस्टिन्स वगैरह है उसको सक कर सकता है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टॉप द प्रोसीजर देन एंड देयर, ठीक है। कभी भी आपको क्या करना है, कैन्युला नहीं निकालना है। मान लो आपको लग रहा है अरे मैंने परफोरेट कर दिया है, ठीक है, और जल्दी से आपने कैन्युला निकाल दिया, दिस इज दी लाइक आप हम कंडीशन को क्या कर देंगे, वर्स्ट बना देंगे। क्यों, क्योंकि जब हम सक्शन प्रेशर हमारा ऑन है, ठीक है, एंड हम कैन्युला को आउट कर रहे हैं, तो क्या होगा, जो भी हमारा लूप ऑफ इंटेस्टिन है वो उस कैन्युला के साथ आ सकता है अंडर प्रेशर, ठीक है। तो आपको उस प्रोसीजर को वहीं पे स्टॉप कर देना है। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज स्टॉप द प्रोसीजर, ठीक है, स्टॉप करना है प्रोसीजर को। और फिर हमें क्या करना है, पेशेंट को शिफ्ट करना है ओटी, या तो उसका हम करेंगे लेपेरोस्कोपी, ठीक है, या फिर करना है लेपेरोटमी,
लेप्रोस्कोपी या फिर लेपेरोटमी। देखो ये भी डिपेंड करता है, मान लो अगर जो वुमेन की कंडीशन है वो क्या है, स्टेबल है, विच मीन्स कि जो वुमेन है वो क्या है, हीमोडाइनामिकली स्टेबल है, तो उस केस में हम लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं इफ़ वी हैव लाइक ट्रेन्ड ऑब्स्टेट्रिशियंस हैं, ठीक है, और हमारे पास जो भी सप्लाईज हैं वो अवेलेबल हैं, तो हम लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर जो वुमेन है वो हीमोडाइनामिकली अनस्टेबल है तो हमें क्या करना है, अपना लेपेरोटमी करना है अगर ज़्यादा ब्लीड हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा कि स्टॉप द प्रोसीजर। कभी भी कैन्युला को रिमूव नहीं करना है, प्रोसीजर को स्टॉप करने के बाद ओटी लेके जाना है, उसी के साथ स्पॉन्टेनियसली हम रिससिटेट करेंगे पेशेंट को, कभी भी कंटिन्यू नहीं करना है विद प्रोसीजर के साथ, ठीक है, अदरवाइज इस्चीमिक इंजरी हो सकती है। चलो, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइडियल टाइम टू स्टार्ट फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। वेरी इजी क्वेश्चन है ना, कि जो आइडियल टाइम है फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन को स्टार्ट करने का टू ऑल एलिजिबल कपल्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन प्रेगनेंसी, ठीक है, अगर हमें प्रेगनेंसी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करना है तो आइडियल टाइम क्या है टू स्टार्ट दिस फॉलिक एसिड। देखो एवरीवन नोज कि हमें क्या करना है, अपना फॉलिक एसिड 4 वीक्स बिफोर कंसेप्शन स्टार्ट कर देना है, ठीक है, नॉट आफ्टर कंसेप्शन। 8 वीक्स नहीं है, 20 वीक्स नहीं है, ठीक है, तो 4 वीक्स बिफोर कंसेप्शन हमें वुमन को फॉलिक एसिड स्टार्ट कर देना है टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है। अब सपोज एक वुमन आती है जिसको क्या है, जिसके बेबी को हिस्ट्री थी न्यूरल, मतलब एक हिस्ट्री है उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बेबी की, ठीक है, तो इस केस में क्या है कि जो हम फॉलिक एसिड है वो अपना 4 mg देते हैं, ठीक है। देखो आइडियली तो होता है कि 3 मंथ्स बिफोर कंसेप्शन हमें स्टार्ट कर देना होता है, ठीक है, आइडियली क्या है 3 मंथ्स बिफोर कंसेप्शन, बट 4 वीक्स बिफोर कंसेप्शन तो हमें देना ही देना है, ठीक है, 4 वीक्स और कितना देंगे 4 mg। अगर अगर जो वुमेन है उसको हिस्ट्री है कि उसको एक बेबी को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हुआ है, ठीक है, मान लो हिस्ट्री नहीं है तो वही जो हम अपना 400 माइक्रोग्राम्स देते हैं उतना ही देंगे, ठीक है। सो दिस इज द डोज। नाउ द क्वेश्चन इज कि वुमेन अंडरगोज एबॉर्शन एट 10 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, ठीक है, तो अब क्या है 10 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पे एबॉर्शन हुआ है, शी इज RH नेगेटिव एंड पार्टनर इज RH पॉजिटिव, देन व्हाट इज द डोज ऑफ NTD, ठीक है, इसका भी पूरा लेक्चर ले रखा है मैंने RH नेगेटिव प्रेगनेंसी, तो जिसको कुछ भी डाउट है वो देख सकते हैं। सपोज इसको भी हम एक केस से समझते हैं। देखो यहाँ पे तो हमसे वैसे 10 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पूछा है, बट मैं आपको एक बार दूसरे एग्जांपल से ये पूरा समझाती हूँ, ठीक है। सपोज एक हमारे पास प्राइमी ग्रेविडा है, ठीक है, सो प्राइमी ग्रेविडा वुमेन है और वो आती है हमारे पास एट 16 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पे, ठीक है, 16 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पे आई और जब हमने उसका ब्लड ग्रुप टेस्ट किया तो वो थी सपोज RH नेगेटिव है, मतलब A नेगेटिव है उसका ब्लड ग्रुप, ठीक है, एंड जो फादर है उनका ब्लड ग्रुप क्या है, RH पॉजिटिव है, वो RH पॉजिटिव मान लो B पॉजिटिव है, ठीक है। अब डेफिनेटली जो फीटस होगा वो भी क्या 50% चांसेस है कि वो नेगेटिव हो सकते हैं, 50% है कि वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज कि हम इनडायरेक्ट कूम टेस्ट करवाएंगे, ठीक है, तो इनडायरेक्ट कूम टेस्ट में हम मदर का ब्लड सैंपल लेंगे और चेक करेंगे कि वेदर एंटीबॉडीज फॉर्म्ड है कि नहीं है, ठीक है। कौन सी एंटीबॉडीज, IgG, तो जो इनडायरेक्ट कूम टेस्ट है वो चेक करता है कि एंटीबॉडीज जो हैं वो फॉर्म्ड है या नहीं है, IgG, ठीक है। मान लो अगर जो इनडायरेक्ट कूम टेस्ट है वो नेगेटिव है, नेगेटिव मीन्स कि एंटीबॉडीज नहीं है, एंटीबॉडीज नहीं है विच मीन्स कि जो मदर है शी इज अनसेंसिटाइज्ड है, ठीक है। अगर मान लो उसका जो इनडायरेक्ट कूम टेस्ट है वो क्या आ जाता, पॉजिटिव आ जाता, पॉजिटिव मतलब कि जो मदर है शी इज सेंसिटाइज्ड है, ठीक है, सेंसिटाइज्ड है मतलब उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज जो हैं वो ऑलरेडी फॉर्म हो रखी हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारा जो पूरा ट्रीटमेंट है वो अलग हो जाता है। इस केस में हम व्हेनेवर द मदर इज सेंसिटाइज, ठीक है, मतलब एंटीबॉडीज ऑलरेडी फॉर्म्ड है, तो हम कभी भी अपना NTD जो इंजेक्शन है वो नहीं देंगे, ठीक है, कभी भी नहीं देना है। उस केस में हमारा जो ट्रीटमेंट है वो पूरा अलग हो जाता है, क्योंकि जो NTD है वो प्रिवेंटिव मेजर के लिए दिया जा रहा है, नॉट फॉर द क्यूरेटिव मेजर्स, ठीक है। चलो अब हम वापस अपने केस पे आते हैं। इनडायरेक्ट कूम टेस्ट किया, वो नेगेटिव आया, ठीक है, नेगेटिव आया। अब क्या करेंगे, हम रिपीट करेंगे इस टेस्ट को। सो रिपीट टेस्ट एट 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, ठीक है, 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पे हमने रिपीट किया, अभी भी वो टेस्ट क्या है, नेगेटिव आया, तो हम क्या करेंगे, अपना एंटीपार्टम प्रोफाइलेक्सिस देंगे,
ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, हम अपना एंटीपार्टम प्रोफाइलेक्सिस दे रहे हैं जिसमें हम 300 माइक्रोग्राम्स ऑफ एंटी डी इंजेक्शन देंगे, एंटी डी गामा ग्लोबुलिन देते हैं 300 माइक्रोग्राम्स, ठीक है। नाउ अब जो बेबी है डिलीवर हो गया, ठीक है। अब बेबी डिलीवर हो गया और हमने ब्लड ग्रुप चेक किया, ठीक है। अगर जो बेबी है एक होगा RH नेगेटिव होगा और एक होगा RH पॉजिटिव, ठीक है। अगर बच्चा RH नेगेटिव है तो मदर को कोई नीड नहीं है एंटी डी इंजेक्शन देने की, ठीक है। सो नो नीड टू गिव एंटी डी टू मदर, ठीक है। तो अब हमें मदर को एंटी डी देने की कोई नीड नहीं है क्योंकि जो बेबी है वो भी RH नेगेटिव है। बट सपोज बेबी जो है वो RH पॉजिटिव है, तो अब हम क्या करेंगे, मदर को पोस्ट पार्टम प्रोफाइलेक्सिस देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम पोस्ट पार्टम प्रोफाइलेक्सिस देंगे। इस पोस्ट पार्टम प्रोफाइलेक्सिस में, ठीक है, हम कितना देते हैं, अगेन 300 माइक्रोग्राम्स एंटी डी इंजेक्शन देते हैं। इसको IM दिया जाता है विद इन 72 आवर्स आइडियली, ठीक है। तो आइडियली क्या है, विद इन 72 आवर्स है, बट प्रेफरेबली हम इसको कब दे सकते हैं, अप टू 28 डेज तक दे सकते हैं, ठीक है। तो एंटीपार्टम में भी हम IM देते हैं। तो जो हमारा एंटी डी इंजेक्शन है इसको क्या दिया जाता है, IM दिया जाता है, 300 माइक्रोग्राम्स दिया जाता है, और पोस्ट पार्टम में विद इन 72 आवर्स दिया जाता है आइडियली, बट इट कैन बी गिवन अप टू 28 डेज, ठीक है। देखो, अगर जो मान लो प्रेगनेंसी है वो लेस देन 12 वीक्स की है, ठीक है। सो लेस देन 12 वीक्स में ही टर्मिनेट हो गई, सपोज मोलर प्रेगनेंसी थी या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, ठीक है, या फिर देयर इज स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हुआ है, स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी लॉस हुआ है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, अगर जो प्रेगनेंसी है वो लेस देन 12 वीक्स है, देन वी गिव 50 माइक्रोग्राम्स ऑफ एंटी डी देते हैं, ठीक है। बट अगर 12 वीक्स से अबव है तो हम क्या करेंगे, अपना 300 माइक्रोग्राम्स देते हैं एंटी डी, जिसको IM दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, यहाँ पे हमसे पूछा है कि 10 वीक्स है जेस्टेशन का और वो RH नेगेटिव है, तो हमें उसको डेफिनेटली प्रोफाइलेक्सिस तो देना है, तो आंसर इज 50 mcg, ठीक है, IM देंगे उसको। नाउ द क्वेश्चन इज सिंपली बहुत ईजी है, यूट्राइन पेस मेकर, ठीक है। तो यूट्राइन पेस मेकर कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, जो हमारे ये एंगल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे सिचुएटेड होता है। दिस इज द कॉर्नुआ, ठीक है, नियर द ट्यूबल ओस्टिया, जहाँ पे जो हमारी फेलोपियन ट्यूब है उसकी ओपनिंग है उसके नियर, ठीक है, दिस इज कॉर्नुआ। सो जो यूट्राइन पेस मेकर है इट इज सिचुएटेड एट द कॉर्नुआ ऑफ द यूट्रस, ठीक है, जहाँ से हमारी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है एंड देन इट डिसेंड्स डाउन, ठीक है। चलो, the next question is कि yes the nurse is monitoring a client, ठीक है। तो एक नर्स क्लाइंट को मॉनिटर कर रही है जो कि रिसीव कर रहा है पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है। नोट्स दैट क्लाइंट्स आउटफ्लो इज लेस देन इनफ्लो, कि जो क्लाइंट का आउटफ्लो है ना, जो ड्रेन हो रहा है वो लेस है देन द इनफ्लो से। सो विच एक्शन वुड द नर्स टेक, ठीक है। तो कौन सा एक्शन नर्स लेगी, सो सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, ठीक है। तो पहला है कि रिपोजिशन करेगी क्लाइंट को टू द साइड, ठीक है। देन प्लेस द क्लाइंट इन गुड बॉडी अलाइनमेंट, ओके। चेक पेरिटोनियल डायलिसिस सिस्टम फॉर किंग्स, ओके। चेक द लेवल ऑफ ड्रेनेज बैग, ओके। कॉन्टैक्ट PHCP, देन इंक्रीज द फ्लो रेट ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस सॉल्यूशन, ठीक है। तो बच्चों बताओ इनमें से कौन कौन से ऑप्शन होंगे, ठीक है। देखो, इसको आंसर करने से पहले हम एक चीज समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो, हमारा पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है, पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा अपना पेरिटोनियल डायलिसिस देख लेते हैं। यूजुअली हमारा किडनी का क्या फंक्शन होता है कि ये हमारा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करता है, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ 3 प्रिंसिपल्स होते हैं ना, सबको पता है, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो किडनी से क्या होता है, जो भी जितना जो रीएब्जॉर्प्शन होना है वो हो गया, उसके बाद जितना भी जो वेस्ट मटेरियल है वो एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है, लाइक आर यूरिया हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, ठीक है। अब सपोज देयर इज CKD है, दैट इज क्रॉनिक किडनी डिजीज है, या फिर एक्यूट किडनी इंजरी है, और देयर इज रीनल फेलियर है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पे हमें आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू अपना जो ब्लड है उसको प्योरीफाई करना होता है, ठीक है, मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल्स है उसको आउट करना होता है, ठीक है। तो अब देखो, पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है कि हमारी जो पेरिटोनियल कैविटी है, ठीक है, सो पेरिटोनियल जो मेम्ब्रेन है या फिर जो पेरिटोनियल कैविटी है वो कैसे एक्ट करती है, इट एक्ट्स एज
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये कैसे एक्ट करती है? एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती है। मीन्स जो भी हमारा हाई कॉन्सेंट्रेशन में है वो क्या होगा, सब एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इट एक्ट्स एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जहाँ पे 3 प्रिंसिपल्स ये यूज करती है, विच इज ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड अल्ट्राफिल्ट्रेशन। ठीक है, अब देखो क्या होता है पेरिटोनियल डायलिसिस में, कि सबको पता है कि एक हमारा डायलिसेट सॉल्यूशन होता है, सॉरी, ओके, सो सी इन दिस इमेज, ये क्या है, हमारा एक डायलिसिट बैग है। ठीक है, तो इस डायलिसिट बैग में हमारा क्या होता है, डायलाइसिस सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब ये जो डायलाइसिस सॉल्यूशन है एक कैथेटर के थ्रू क्या होता है, हमारा पेरिटोनियल कैविटी में जाता है। सो एवरीवन शुड नो कि हमारे पास एक होता है कैथेटर। ठीक है, ऑब्वियसली अब कैथेटर के थ्रू ही हम जो बैग है, जो भी हमारा डायलिसिट सॉल्यूशन है, उसको इन्फ्यूज करेंगे। ठीक है, तो ये जो कैथेटर है इसको कहाँ पे इंसर्ट किया जाता है? कैथेटर को it is inserted 3 to 5 centimeter below the umbilicus। ठीक है, सो बिलो दी अम्बलाइकस इसको क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। और ये जो कैथेटर है ये क्या होता है, सिलिकनाइज्ड रबर कैथेटर है। तो ये एक सिलिकनाइज्ड रबर कैथेटर होता है। ठीक है, तो जो हमारा पेरिटोनियल डायलिसिस में जो हम कैथेटर यूज करते हैं वो कैसा है, सिलिकनाइज्ड रबर कैथेटर है, जिसको 3 to 5 सेंटीमीटर बिलो दी एम्बलाइकस इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, तो एक टनल बनाई जाती है, जैसे हमारा पहले स्किन है। ठीक है, स्किन के नीचे अपने सबक्यूटेनियस टिश्यूज आ गए, फैट आ गया, मसल्स आ गया, उसके थ्रू देखो मैं आपको दिखाती हूँ। सो दिस इज द टनल। ठीक है, देखो इस वाले पिक्चर में देखो कि ये क्या है, हमारा एक कैथेटर है। ठीक है, ये जो कैथेटर है इसमें हम एक ऐसे टनल बना रहे हैं जिसके थ्रू कैथेटर जाएगा। ठीक है, तो दिस इज सबक्यूटेनियस कफ हो गया। उसके बाद हमारा क्या है, ये मसल्स हो गई, और मसल्स के थ्रू क्या जा रहा है, ये हमारा पेरिटोनियल कैविटी में जा रहा है ये कैथेटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ना, ये जो डीप कफ है इसको हम बोलते हैं अपना डेक्रॉन कफ। ठीक है, जिसको हम इन्फ्लेट करते हैं। मैं इधर लिख देती हूँ। ओके, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, एक डेक्रॉन कफ होता है। ठीक है, उस डेक्रॉन कफ को हम क्या कर देते हैं, इन्फ्लेट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो हमें कैथेटर को सिक्योर तो करना है ना, तो हमने टनल बनाई और ये जो डीप कफ है उसके थ्रू हमने कैथेटर को सिक्योर कर दिया। और इस कफ के अराउंड में क्या होते हैं, हमारे फाइब्रोब्लास्ट आ जाते हैं। ठीक है, एंड जो न्यू ब्लड वेसल्स हैं वो ग्रो करती है अराउंड दिस डेक्रॉन कफ। ठीक है, और ये क्या कर देती है, एक सील बना देती है, सील बना देगा। ठीक है, डेक्रॉन कफ के अराउंड, दैट प्रिवेंट्स द लीकेज ऑफ डायलिसिट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, लीकेज को प्रिवेंट करेगा। ठीक है, तो सबको पता चल गया पेरिटोनियल डायलिसिस में हम क्या कर रहे हैं, कि हमारी पेरिटोनियल कैविटी को ही हमने अपना आर्टिफिशियल किडनी बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मेम्ब्रेन होती है जो कि एक्ट करती है एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, एक कैथेटर इंट्रोड्यूस करते हैं। तो कैथेटर जो है उसको 3 to 5 सेंटीमीटर बिलो दी एम्बलाइकस इंसर्ट करेंगे इनटू द पेरिटोनियल कैविटी में। ठीक है, और वो जो कैथेटर है वो कैसे होता है, सिलिकनाइज्ड रबर कैथेटर होता है। एक डेक्रॉन कफ होता है जिसको हम इन्फ्लेट करते हैं। ठीक है, और वो क्या हो जाता है, हमारा जैसे सिक्योर होते हैं उसके अराउंड फाइब्रोब्लास्ट एंड ब्लड वेसल्स ग्रो कर जाती हैं। ठीक है, देखो अब इसको हम समझते हैं। ठीक है, कि हमारा ये डायलिसेट है, ये गया। ठीक है, तो ये कितना होता है, अराउंड 1 to 2 लीटर्स होता है। सो दिस इज अराउंड 1 to 2 लीटर्स। ये हमारा जाता है पेरिटोनियल कैविटी में। ठीक है, पेरिटोनियल कैविटी में क्या होता है, हमारा जो ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड अल्ट्राफिल्ट्रेशन की प्रोसेस के थ्रू ये जो सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जितने भी जो वेस्ट मटेरियल्स है वो आ जाते हैं। तो जितने टाइम के लिए ये सॉल्यूशन पेरिटोनियल कैविटी में रहता है उसको हम कहते हैं ड्वेल टाइम। द अमाउंट ऑफ द टाइम दैट इट रिमेन्स इन द पेरिटोनियल कैविटी इज नोन एज द ड्वेल टाइम। ठीक है, और फिर ड्वेलिंग के बाद क्या आता है, ये हमारा आउटफ्लो हो जाता है इस कैथेटर का, सी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा आउटफ्लो हो गया। तो आप इसको इधर लिख लो कि हमारी इसमें 3 प्रोसेस होती है। ठीक है, तो सबसे पहला हुआ कि वो फिल हुआ। फिल होता है वो हमारा 10 to 20 मिनट्स में। ठीक है, तो 10 to 20 मिनट्स में वी इन्फ्यूज डायलिसेट। ठीक है, तो 10 to डायलिसेट
ठीक है। तो हम क्या करते हैं 10 to 20 मिनट्स में जो भी हमारा सॉल्यूशन है उसको इन्फ्यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो सॉल्यूशन है इसमें क्या हो सकता है हमारा, एक हो सकता है हिपैरिन, ठीक है। हिपैरिन हम ऐड करते हैं टू प्रिवेंट द क्लॉटिंग, ठीक है। कि अब कैथेटर है तो क्लॉट बन सकता है, तो हिपैरिन ऐड करेंगे, ठीक है। सपोज अगर जो पेशेंट है वो डायबिटिक है, ठीक है, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, इंसुलिन ऐड कर सकते हैं उसमें, ठीक है। अगर हाइपरकैलेमिया नहीं है पेशेंट को तो पोटेशियम वी कैन ऐड, ओके। और क्या कर सकते हैं हम, अगर पेशेंट को कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, तो हम एंटीबायोटिक्स ऐड कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द पेशेंट, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, हम इस डायलिसिस सॉल्यूशन में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एडिटिव्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिल टाइम, जहाँ पे हमने 10 to 20 मिनट्स में 1 to 2 लीटर्स ऑफ जो फ्लूइड है उसको फिल कर दिया, ठीक है। देन फिल के बाद आता है अपना ड्वेल टाइम, ठीक है। सो ड्वेल टाइम मीन्स अमाउंट ऑफ टाइम the solution remains in peritoneal cavity, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं ड्वेल टाइम। अब देखो ये जो ड्वेल टाइम है ये 20 to 30 मिनट से लेकर अप टू 8 और मोर आवर्स तक हो सकता है, ठीक है। तो 20 to 30 मिनट से लेकर अप टू 8 और मोर आवर्स, तो दैट इज द ड्वेल टाइम, ठीक है। एंड ड्वेल टाइम के बाद आता है अपना ड्रेन टाइम, ठीक है। ड्रेन टाइम मतलब जो हमारा आउटफ्लो होगा, ठीक है। जो भी हमने इनफ्लो करा अब क्या होगा, उसका आउटफ्लो होगा। तो फिल, ड्वेल एंड ड्रेन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब क्या है कि जो नर्स है, हाँ, तो हमने ये क्वेश्चन पढ़ लिया, तो इसमें कौन कौन सा देखो अप्लाई होगा, जब भी हमारा जो आउटफ्लो है दैट इज लेस देन इनफ्लो, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो हम ड्रेनेज बैग देखेंगे। जैसे सिंपली अगर किसी पेशेंट को फॉलीज है ना, तो हम वो जो यूरो बैग है उसको बिलो द वेस्ट लेवल रखते हैं। तो इसी तरह जो पेशेंट है वो क्या होगा, हमारा अपराइट पोजीशन में होगा, और जो उसका जो हमारा आउटफ्लो वाला बैग है उसको हमें बिलो द वेस्ट लेवल रखना है, ठीक है। तो जो ड्रेनेज बैग है उसका लेवल चेक करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा क्या करेंगे, हम साइड टू साइड जो पेशेंट है उसको थोड़ा रिपोजिशन करेंगे। तो रिपोजिशन करना है क्लाइंट को टू साइड, एकदम करेक्ट है, ठीक है। देन प्लेस द क्लाइंट इन गुड बॉडी अलाइनमेंट, ये भी एकदम करेक्ट है, ठीक है। हमें ऐसा बॉडी अलाइनमेंट मेंटेन करना है कि ग्रेविटी के थ्रू आउटफ्लो हो सके। सो प्लेस द क्लाइंट इन गुड बॉडी अलाइनमेंट। और ये भी याद रखना है जब भी हम इनफ्लो कर रहे हैं, ठीक है, और जो ड्वेल टाइम है उसमें हमें अपने कैथेटर को क्लैंप करके रखना है, ठीक है, जो भी हमारा ड्वेल टाइम जो फिजिशियन ने प्रेस्क्राइब्ड किया है। देन चेक द पेरिटोनियल डायलिसिस सिस्टम फॉर किंग्स, यस, कि कहीं किंक तो नहीं बना, ठीक है। चेक द लेवल ऑफ ड्रेनेज बैग, एब्सोल्युटली, ठीक है। कॉन्टैक्ट PHCP, देखो ये हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि सबसे पहले हमें अपना नर्सिंग मैनेजमेंट करना है। अगर इसके बाद भी आउटफ्लो नहीं आता है तो हमें इन्फॉर्म करना। और क्या चीज़ें इन्फॉर्म करनी है, सपोज इफ देयर इज फ्रैंक ब्लड, देखो फॉर 2 to 3 days फ्रैंक ब्लड आ सकता है क्योंकि हमने कैथेटर डाला है, और इस कैथेटर को 1 to 2 वीक्स लगते हैं, ठीक है, यूज करने से पहले ओवर अ पीरियड ऑफ 1 to 2 वीक्स लगते हैं। एंड जब हम अपना डायलिसिस स्टार्ट करते हैं तो 1 to 2 days के लिए जो ब्लड है वो आ सकता है, नॉर्मल है। बट अगर उसके बाद भी कॉन्टिन्यूस है, एक तो वो बताना है, दूसरा इफ देयर इज क्लाउडीनेस ऑफ द सॉल्यूशन, जो भी हमारा आउटफ्लो आया है अगर वो क्लाउडीनेस है, ठीक है, तो हमें उसको PHCP को बताना है, ठीक है। देन इंक्रीज द फ्लो रेट ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस सॉल्यूशन, ये कभी नहीं करना, ठीक है। और एक और चीज जो मैं आपको बताना भूल गई, देखो इसमें क्या होता है ना कि इसमें हम अपना ऐड करते हैं ग्लूकोज, वो तो हमारा मेजर सब्सटेंस होता है, ठीक है, ग्लूकोज। देखो ग्लूकोज सबको पता है जब ये जाएगा दिस इज हाइपर ओस्मोटिक होता है ना, तो हाइपर टोनिसिटी होगी, टोन बढ़ेगी। एंड ये जो ग्लूकोज है दिस इज ओस्मोटिकली एक्टिव एजेंट होता है, तो ये वाटर को विड्रॉ करेगा जिससे जो एक्सेस फ्लूइड है वो बॉडी से रिमूव होगा, राइट। तो ठीक है, तो उसमें हमारे आंसर क्या हो गया, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। सो 1 2 3 4 दीज आर द आंसर्स, ठीक है। नाउ the next question is कि what is the dose of oral glucose load during screening of pregnancy, ठीक है। तो देखो अब इसको भी हम केस से समझते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो जो हम फॉलो करते हैं दैट इज डिप्सी क्राइटेरिया और डिप्सी गाइडलाइन विच इज डायबिटीज इन प्रेगनेंसी स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया, ठीक है। सो डायबिटीज इन प्रेगनेंसी स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, सपोज एक हमारे पास वुमेन आती है फर्स्ट एंटीनेटल विजिट पे, ठीक है। तो फर्स्ट एंटीनेटल विजिट पे हमारे पास एक वुमेन आई और हमने क्या किया, उनको 75 ग्राम्स ओरल ग्लूकोज दे दिया, ठीक है। तो क्या किया, 75 ग्राम्स ओरल ग्लूकोज दिया, और ये हमने दिया इररिस्पेक्टिव ऑफ हर लास्ट मील, ठीक है।
मतलब हमने ये नहीं देखा कि जो वुमन है वो फास्टिंग स्टेटस में है या नहीं है, ठीक है। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ हर लास्ट मील हमने उन्हें 75 ग्राम्स ओरल ग्लूकोज दिया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 2 आवर्स के बाद उनका प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल्स चेक करेंगे। अब भाई देखो क्या हो सकता है, ये जो प्लाज्मा ग्लूकोज है या तो एक आएगा पॉजिटिव, ठीक है, और एक आएगा हमारा नेगेटिव, या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ठीक है। पॉजिटिव है विच मीन्स कि जो हमारा प्लाज्मा ग्लूकोज है वो 140 mg पर डेसीलीटर या उससे ज्यादा है। तो इनको हम क्या करेंगे, बोलेंगे कि शी इज अ केस ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है, जीडीएम। और ऐसे ही आगे जो फर्दर विजिट्स हैं उनको हमें अब जीडीएम की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। बट मान लो जो हमने प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल्स चेक किया दैट इज लेस देन 140 mg पर डेसीलीटर, मीन्स अभी उसको अभी मतलब शी इज अ नॉर्मल केस, ठीक है। अगर लेस देन 140 है तो हम नॉर्मल ही ट्रीट करेंगे, बट हम ये टेस्ट को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे कब, एट 24 to 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे, ठीक है। तो एट 24 to 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे हम इस टेस्ट को रिपीट करेंगे। अब देखो क्या होगा, जब हमने 24 to 28 वीक्स पे अगेन ये टेस्ट परफॉर्म किया तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, ठीक है। पॉजिटिव है मीन्स 140 mg पर डेसीलीटर या फिर उससे ज्यादा है, और नेगेटिव है कि लेस देन 140 mg पर डेसीलीटर है, ठीक है। अगर वो लेस देन 140 mg पर डेसीलीटर है तो ट्रीट करना है एज नॉर्मल, ठीक है। बट अगर वो 140 mg पर डेसीलीटर है या उससे ज्यादा है तो अब हम क्या करेंगे, उसको एज जीडीएम केस की तरह ट्रीट करना है। सो दिस इज द डिप्सी क्राइटेरिया होता है, ठीक है। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि आप नोट्स बना लो, जब भी हम अपना 75 ग्राम्स ओरल ग्लूकोज देते हैं, ठीक है, तो इट शुड बी गिवन इन अ 300 ml ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर 300 ml में हम अपना जो 75 ग्राम्स ओरल ग्लूकोज सैशे या जो भी हमारे पास पैकेट आता है उसको डिजोल्व कर देंगे, ठीक है। और इसको बोलेंगे आज हम जो वुमेन है उसको एडवाइस करेंगे, सो एडवाइस द वुमेन टू टेक दिस एंटायर सॉल्यूशन विद इन 5 to 10 मिनट्स, ठीक है। सो ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 10 मिनट्स में उनको वो सॉल्यूशन लेना है। अगर मान लो उस वुमेन को वॉमिटिंग हो जाती है विद इन 30 मिनट्स ऑफ कंजम्पशन, तो हम उसको बोलेंगे कि आपको नेक्स्ट डे आना है सेम टेस्ट के लिए, ठीक है। हम उसी दिन उसका टेस्ट नहीं करेंगे, बट अगर उसको वॉमिटिंग हो रही है आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ कंजम्पशन तो हमें क्या एडवाइस, मतलब हम तब क्या करेंगे, उसका 2 आवर्स के बाद प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल्स चेक कर लेंगे, ठीक है। चलो, द लास्ट क्वेश्चन इज कि देयर इज अ सडन गश ऑफ ब्लड और देयर इज लेंथनिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड आफ्टर डिलीवरी ऑफ इन्फेंट इंडिकेट्स, ठीक है, कि सडन गश हुआ ब्लड का एंड देयर इज लेंथनिंग हुई अम्बिलिकल कॉर्ड की आफ्टर डिलीवरी ऑफ इन्फेंट, तो वो क्या इंडिकेट करते हैं कि देयर इज प्लेसेंटा एक्रीटा है, रिटेन्ड प्लेसेंटा है, अब्रप्शो प्लेसेंटा है या फिर प्लेसेंटल सेपरेशन है, ठीक है। देखो जब भी हमारा जो प्लेसेंटा है वो क्या होता है, सेपरेट होता है, तो एक तो पर एब्डोमेन हमें पता चलेगा और दूसरा पर वेजाइनल पता चलेगा, ठीक है। पर वेजाइनम तो इन्होंने बोल दिया कि क्या होगा कि एक तो सडन गश होगा ब्लड का, ठीक है। तो जैसे ही प्लेसेंटा इट गेट सेपरेटेड देयर इज लाइक साइनसेस जो है वो टॉर्न होते हैं, ठीक है। तो एक तो सडन गश होता है ब्लड का, दूसरा देयर इज परमानेंट लेंथनिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड एस्टैब्लिश, ठीक है। तो परमानेंट लेंथनिंग हो जाती है अम्बिलिकल कॉर्ड की। नाउ पर एब्डोमेन में क्या साइन होते हैं कि जो यूट्रस है वो कैसा हो जाएगा, इट बिकम्स फर्म हो जाता है, ठीक है। सो जो यूट्रस है वो कैसा होगा, फर्म होगा, ग्लोब्युलर होगा एंड बेलॉटेबल होगा, ठीक है। नाउ सेकंड इज कि जो फंडल हाइट है वो क्या हो जाती है, स्लाइटली रेज्ड हो जाती है। देखो यूजुअली क्या होता है कि फंडल हाइट कम होनी चाहिए, है ना, बट फॉर अ वाइल जो फंडल हाइट है वो रेज्ड हो जाती है। वाई, बिकॉज दिस सेपरेटेड प्लेसेंटा डिसेंड्स इन द, कहाँ पे आ रहा है, इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट एंड द कॉन्ट्रैक्टेड यूट्रस रेस्ट अपॉन इट, ठीक है। तो हमारा प्लेसेंटा सेपरेट हुआ, वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, रिट्रैक्शन हो रहे हैं, तो ये डिसेंड डाउन होता है इनटू द लोअर यूट्राइन सेगमेंट में, और जो यूट्रस है वो क्या हो रहा है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। सो दिस कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट ऑफ यूट्रस रेस्ट अपॉन दिस प्लेसेंटा, इसलिए जो फंडल हाइट है वो स्लाइटली रेज्ड हो जाती है, ठीक है। Then third is that there is slight bulging in the suprapubic region. Again, wohi that there is descent of this placenta, so it distends the lower uterine segment, ठीक है, जिसकी वजह से there is bulge in the suprapubic region. Okay, so I hope ये आपके लिए helpful होगा and thank you and happy studying.